सामान्य नॉलेज की इस क्लास में आपका स्वागत है। ये इकोनॉमी की 8th क्लास है। इसकी प्रीवियस क्लास में हमने व्हाट इज़ इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास में हम टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड इफ़ेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला टाइप है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, मतलब कि रेंगती हुई महंगाई। क्रीपिंग इन्फ्लेशन एक ऐसी स्थिति है या यूँ कह लें कि एक ऐसी मुद्रास्फीति है जिसमें महंगाई धीरे धीरे बढ़ती है लेकिन एक कंटिन्यूस वे में बढ़ती जाती है और इसका इफ़ेक्ट हमें एक लंबे वक्त के बाद दिखाई देता है। माना कोई वस्तु जो 100 रुपये की है वो हर साल 1% की दर से बढ़ रही है और उसे अपने प्राइस का दोगुना होने में करीब 50 से 60 साल लगेंगे। तो ऐसी महंगाई जो धीरे धीरे आए लेकिन डेली बेसिस पे, मतलब कि समय के साथ बढ़ती जाए, तो ऐसी महंगाई क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहलाती है या रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहलाती है। नेक्स्ट है गैलोपिंग इन्फ्लेशन, मतलब कि चलती हुई महंगाई। इस प्रकार की मुद्रास्फीति तब आती है जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमत 2 अंकों की दर से, मतलब कि 10% से 15% के बीच में बढ़ रही हो। यदि किसी वस्तु का मूल्य प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ता जाएगा तो वो बहुत जल्द ही अपने दुगने प्राइस की कीमत तक पहुंच जाएगा और ऐसी मुद्रास्फीति को जंपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। गैलोपिंग इन्फ्लेशन एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जो मुद्रास्फीति की दर अचानक से बहुत तेजी, लगभग 20% से 50% तक हो जाती है या इससे अधिक भी हो सकती है। नेक्स्ट है हाइपर इन्फ्लेशन, मतलब कि भागती हुई महंगाई। हाइपर इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति की एक ऐसी अवस्था को दर्शाता है जिसमें वस्तुओं की कीमतें अत्यधिक, बहुत तेज़ी से और नियंत्रण के बाहर पहुंच जाती हैं, जिसे कंट्रोल कर पाना लगभग ना के बराबर होता है और इस तरह का इन्फ्लेशन विकसित देशों में बहुत कम देखा जाता है। हाइपर इन्फ्लेशन में इन्फ्लेशन रेट बढ़कर 1000% या फिर उससे ज़्यादा हो सकता है। इस वजह से इसे भागती हुई महंगाई कहते हैं। नेक्स्ट है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मतलब कि मांग की वजह से महंगाई। ऐसी मुद्रास्फीति जो बढ़ती हुई मांग की वजह से आए उसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। मतलब कि जब बढ़ती हुई मांग कुल आपूर्ति से ज़्यादा हो तब डिमांड पुल इन्फ्लेशन अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाता है। माना कि ऐसी कोई वस्तु जिसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है लेकिन उसकी सप्लाई डिमांड के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु की मांग बढ़ने की वजह से उस वस्तु की जो कीमत है वो बढ़ती चली जाती है। तो इस तरह की मुद्रास्फीति डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहलाती है। नेक्स्ट है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, मतलब कि मूल्य बढ़ोतरी मुद्रास्फीति। तो ऐसी मुद्रास्फीति जो किसी वस्तु को बनाने में जो कच्चे पदार्थ यूज़ किए जाते हैं, अगर उनकी कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो ऑटोमेटिक उस पदार्थ की वैल्यू भी बढ़ जाती है, मतलब कि उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। माना कोई स्वीट्स की शॉप है जहाँ पर गुलाब जामुन बनाए जाते हैं। गुलाब जामुन को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ किया जाता है जैसे मैदा, मावा, शक्कर, अगर इनकी कीमतें बहुत ज़्यादा होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि गुलाब जामुन जिन पदार्थों से मिलकर बना है उसकी वजह से गुलाब जामुन के भी प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो ऐसी महंगाई जो वस्तुओं को बनाने वाले कच्चे पदार्थों की बढ़ी हुई कीमतों की वजह से आती हैं, ऐसी महंगाई को कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं, क्योंकि ये बढ़ी हुई कीमत वस्तु की आपूर्ति की कमी को दर्शाती है। नेक्स्ट है बॉटल नेक इन्फ्लेशन, मतलब कि बॉटल नेक मुद्रास्फीति। इस तरह की मुद्रास्फीति तब आती है जब वस्तु की डिमांड समान स्तर पर रहते हुए भी उसकी आपूर्ति में कमी होती है, तो ऐसी स्थिति में बॉटल नेक इन्फ्लेशन को दर्शाती है। जैसे अभी हाल फिलहाल लॉकडाउन लगने की वजह से डोमेस्टिक प्रोडक्ट जैसे वेजिटेबल्स की कमी, मतलब कि डिमांड तो अपनी जगह पर है, लोगों को पहले जितना चाहिए था आज भी उतना ही चाहिए, लेकिन सप्लाई कम होने की वजह से उन सब्जियों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो ऐसी मुद्रास्फीति जब डिमांड अपने समान लेवल पर रहते हुए भी जब आपूर्ति की कमी होती है तो इस तरह की मुद्रास्फीति को बॉटल नेक मुद्रास्फीति कहते हैं।
इस तरह का इन्फ्लेशन तब आता है जब सप्लाई साइड एक्सीडेंट्स, हैज़र्ड और मिसमैनेजमेंट उनकी इस लापरवाही की वजह से इस तरह की मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है कोर इन्फ्लेशन। इस तरह की मुद्रास्फीति को निकालने के लिए लंबी अवधि का प्रतिनिधित्व करना पड़ता है। कोर इन्फ्लेशन को निकालने के लिए ऐसी वस्तुओं के मूल्य को इससे बाहर रखा जाता है जो डे बाय डे चेंज होती रहती हैं। ऐसी वस्तुएं जो अस्थायी मूल्य की होती हैं उन्हें इन इन्फ्लेशन में शामिल नहीं किया जाता। इस तरह की इन्फ्लेशन को कोर इन्फ्लेशन कहा जाता है। इस तरह की मुद्रास्फीति को कैलकुलेट करने के लिए ऐसी वस्तुएं जैसे खाद्य पदार्थ, ऊर्जा उत्पादों को जो अस्थायी मूल्य रखती हैं इन्हें इस कैलकुलेशन से बाहर रखा जाता है। और कोर इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग किया जाता है। इसमें शामिल वस्तुएं, खाद्य पदार्थ, ऊर्जा सामग्री को बाहर निकाल कर किया जाता है। लास्ट है हेडलाइन इन्फ्लेशन। इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन को CPI उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार श्रम सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा मंथ वाइज जारी किया जाता है। हेडलाइन इन्फ्लेशन इज अपोजिट टू कोर इन्फ्लेशन बिकॉज इट इज़ कैलकुलेट फॉर शॉर्ट टर्म। कोर इन्फ्लेशन में खाद्य पदार्थ और ऊर्जा सामग्री को बाहर किया जाता है, जबकि इसमें इन सभी वस्तुओं की कीमतों को शामिल करके निकाला जाता है। हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट है होल सेल प्राइस इंडेक्स एंड सेकेंड वन इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होल सेल प्राइस इंडेक्स मतलब कि थोक मूल्य इंडेक्स। जब इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए होल सेल रेट का यूज़ किया जाता है तो इसे थोक मूल्य सूचकांक कहते हैं। थोक मूल्य सूचकांक में कुछ गिनी चुनी वस्तुओं का औसत सामूहिक मूल्य पर गणना की जाती है। थोक मूल्य सूचकांक को निकालने का फॉर्मूला है करंट ईयर माइनस बेस ईयर अपॉन में बेस ईयर इंटू 100। करंट ईयर मतलब एग्रीगेट प्राइस ऑफ करंट ईयर, दैट मीन्स मतलब कि आज की डेट में जो भी उन वस्तुओं की कीमत है उसकी टोटल प्राइस। बेस ईयर मतलब कि एग्रीगेट प्राइस ऑफ बेस ईयर। बेस ईयर ऐसा मतलब कि जिस ईयर को हम बेस मानकर आज कैलकुलेशन कर रहे हैं। होल सेल प्राइस इंडेक्स के लिए बेस ईयर हम 2011 टू 12 को मानते हैं और होल सेल प्राइस इंडेक्स को निकालने के लिए टोटल 676 वस्तुओं की कीमत पर कैलकुलेशन किया जाता है। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसमें रिटेल प्राइस पर इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर द्वारा खरीदे गए वस्तुओं और सेवाओं के औसत मूल्य को मापने का कार्य करता है। इसका भी फॉर्मूला सेम होल सेल प्राइस इंडेक्स की तरह ही होता है करंट ईयर माइनस बेस ईयर अपॉन बेस ईयर इंटू 100, लेकिन इसमें बेस ईयर 2018 को माना जाता है। बेस ईयर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि उस समय जो वस्तुओं की कीमत थी और आज जो उन्हीं वस्तुओं की कीमत है उनके बीच में कितना गैप आया है। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में टोटल कमोडिटीज़ मतलब कि कुल वस्तुओं की बात की जाए तो अर्बन एरिया में 460 वस्तुओं और रूरल एरिया में 448 वस्तुओं पर कैलकुलेशन किया जाता है। इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए 3 बॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है। पहला है NSSO नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम होता है यह डेटा कलेक्ट करती है फॉर कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन के लिए CSO रिस्पॉन्सिबल होती है और इन्फ्लेशन का अनाउंसमेंट RBI द्वारा किया जाता है। अब है इफ़ेक्ट ऑन इन्फ्लेशन मतलब कि इन्फ्लेशन का किस पर कितना इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसमें मोस्टली 3 कैटेगरी आती है। पहली है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, दूसरी है प्रोड्यूसर एंड वर्कर और तीसरी है इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर। तो पहले हम देखते हैं डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर मतलब देनदार और क्रेडिटर मतलब लेनदार। देनदार मतलब कि आज उसने किसी से 1000 रुपये उधार लिए हैं और वह 1 साल बाद उसे ब्याज सहित लौटाना चाहता है।
यहाँ पर जिसने उधार लिया है वो डेटर्स होता है, मतलब कि देनदार, और जिसने उधार दिया है वो क्रेडिटर, मतलब कि लेनदार कहलाता है। कि 1 साल बाद उसे उसके पैसे के साथ साथ वो ब्याज भी मिलेगा। माना कि किसी व्यक्ति ने आज उधार करीब 1 कुंटल चावल खरीदा, जिसकी मार्केट प्राइस 1000 रुपये पर क्विंटल थी, और उसने दुकानदार से कहा कि 1 साल बाद वो इस चावल की कीमत को अदा करेगा, वो भी ब्याज समेत। तब दुकानदार ने उस व्यक्ति पर 20% पर ईयर के हिसाब से ब्याज लगाया, और 1 साल बाद जब महंगाई बढ़ गई तो उस चावल की कीमत मार्केट में 2000 पर क्विंटल हो गया। लेकिन उस डेटर ने, जिसने दुकानदार से चावल 1 साल पहले ख़रीदा था, उसे सिर्फ 1000 के ऊपर 20% के साथ ही पैसे लौटाने थे। तो इस तरह से दुकानदार को महंगाई के समय लॉस हो गया, जिसने उधार दिया था, क्योंकि आज मार्केट वैल्यू उस चावल की 2000 है, जबकि उसे 1200 रुपये ही मिलेंगे 1 क्विंटल चावल के। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर एंड वर्कर्स। इन्फ्लेशन के दौरान प्रोड्यूसर को लाभ होता है, क्योंकि उसके द्वारा प्रोड्यूस की गई वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसे अधिक मुनाफा होता है। लेकिन वर्कर्स जो उस कंपनी में काम कर रहे होते हैं, उनकी वेतन में वृद्धि नहीं होती, और उन्हें इस महंगी वस्तुओं को ख़रीदने के लिए उतना ही समान वेतन दिया जाता है, जिसकी वजह से वर्कर्स को इन्फ्लेशन के दौरान लॉस होता है। नेक्स्ट है एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर। इन्फ्लेशन के दौरान एक्सपोर्टर को प्रॉफिट होता है, क्योंकि उस समय एक्सपोर्ट करना काफ़ी चीप होता है, जिसकी वजह से निर्यातकों को लाभ होता है। लेकिन इन्फ्लेशन के दौरान इंपोर्ट करना काफ़ी कॉस्टली साबित होता है। इन्फ्लेशन के दौरान हमारे पैसे की वैल्यू डॉलर के कंपैरिजन में काफ़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें अधिक पे करना होता है। इसलिए इन्फ्लेशन के दौरान इंपोर्ट नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्लास में हम कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग, और ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।